नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत। आज हम क्या पढ़ेंगे? बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांत में जितने महत्वपूर्ण हैं हम उन्हीं सिद्धांतों को पढ़ेंगे, बाकी को नहीं पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत जो है हम वो पढ़ेंगे, एक तत्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एक तत्व का सिद्धांत। दिख रहा है? एक सेकंड रुक जाओ, सही से लिखते हैं। एक तत्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एक तत्व का सिद्धांत। हम आज पढ़ने वाले हैं एक तत्व का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों में हम जो पहला सिद्धांत पढ़ेंगे, एक तत्व का सिद्धांत। ठीक है, देख लीजिए। पहला सिद्धांत हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? एक तत्व का सिद्धांत। अब इसमें हम पहले एक एक पॉइंट लिख लेंगे, बाद में हम आपको समझाएंगे। पहले एक एक पॉइंट लिखेंगे, फिर बाद में हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हम वो लिखते हैं। देखो, पहला पॉइंट में इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम में पहला लिखते हैं एक कार्य सिद्धांत। दूसरा है निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत तीसरा लिखते हैं। एक तत्व का सिद्धांत, एक निरंकुशवादी सिद्धांत। ठीक, एक नाम और इसका ले लेते हैं, एक खंड का सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। ये जो तीन नाम लिखे हैं, ये सिद्धांत जो है एक तत्व का सिद्धांत, ये तीन और नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? एक देखो यहाँ लिखा है, एक कार्य सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत। हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ये सिद्धांत ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पहला सिद्धांत था, ये बुद्धि का पहला सिद्धांत था। ये बुद्धि का पहला सिद्धांत था। ठीक है, इसके प्रवर्तक, इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बिने। इसके प्रवर्तक भी बिने साहब थे। इसके प्रवर्तक भी अल्फ्रेड बिने ही थे। प्रवर्तक भी अल्फ्रेड बिने ही थे। ठीक है, इतने पॉइंट हम लिखे हैं। इसके प्रवर्तक भी कौन थे? अल्फ्रेड बिने ही थे। चौथा पॉइंट लिखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक तत्व, बुद्धि का एक ही। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सिर्फ एक तत्व है, अर्थात बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात हम बुद्धि को विभाजित बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते। वह अविभाज्य इकाई है, वह अविभाज्य इकाई है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार हम बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते हैं, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लिखें, इसमें लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं। हम एक दो पॉइंट और मेंशन कर देंगे, ये सिद्धांत हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम समझाएंगे। इसमें लिखते हैं, सतवां, देखो तुम सब देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो, लिख लो। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे विनय इस सिद्धांत को विनय के ठीक है, विनय के मृत्यु के बाद उनके सहयोगी स्टर्न एवं टर्मन ने आगे बढ़ाया। ठीक है, अब तुम सब लिखो, फिर हम समझाएं। चलिए हम देखते हैं, देखो ध्यान से देखो। देखो, बुद्धि के बहुत से सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो पहला सिद्धांत था बुद्धि के सिद्धांतों में या बुद्धि के क्षेत्र में आया पहला सिद्धांत था, ये पहला सिद्धांत कौन सा सिद्धांत था? हमारा एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत, देखो आप ये समझो, हमारे बुद्धि के कई सिद्धांत आए। बुद्धि के तो आज बहुतों सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत, अपने मत दिए हैं, लेकिन जो बुद्धि के क्षेत्र में आया सबसे पहला सिद्धांत हमारा यही था। कौन सा सिद्धांत था? एक कारक का सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत या एक कारकीय सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत था। ठीक है, अब हम इस बुद्धि के अन्य नाम देख लेते हैं। इस बुद्धि के और भी नाम है, जैसे अब कुछ लोग जो होते हैं वो कई नामों से जाने जाते हैं। ऑफिस में उनके वो अलग नाम से जाने जाते हैं, कॉलेज में अलग नाम था, घर पे वो अलग नाम से जाने जाते हैं। तो उसी तरह से जो ये सिद्धांत हमारा है बुद्धि का सिद्धांत, इसके भी कई नाम निकले, इसके भी कई नाम हैं, हम बता रहे हैं। देखो पहला, देखो हम इसी में देख रहे हैं, पहला है एक कारकीय सिद्धांत। एक कारकीय सिद्धांत क्यों? क्योंकि जो ये सिद्धांत है ना, इसके सिर्फ एक ही कारक है, एक ही तत्व है, बाकी इसका कोई तत्व नहीं है। ये बुद्धि जो है, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है बुद्धि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की होती है। आप यूँ समझो, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की होती है, बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता है, बुद्धि के और प्रकार होते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के एक प्रकार है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब देखो ये कारक समझ गए ना, एक कारक कमला की बुद्धि सिर्फ एक ही कारकों से मिलकर बनी है, बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, बुद्धि अविभाज्य इकाई है। दूसरा निरंकुशवादी सिद्धांत, देखो इस पर कोई अंकुश है नहीं, इस पर कोई अंकुश है ही नहीं। अभी देखो
जैसे पक्ष विपक्ष, जब पक्ष भी मजबूत हो विपक्ष भी मजबूत हो तो क्या होता है ना कि दोनों एक दूसरे पर अंकुश लगाए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, सिर्फ एक ही कारक है और कोई कारक है ही नहीं, तो इस सिद्धांत पर और कोई अंकुश लगाने वाला है नहीं, कोई अंकुश लगाने वाला है नहीं, इसको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। इसीलिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ही तत्व है, बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं एक ही खंड। ये वही चीज है, फिर बुद्धि के सिर्फ एक ही खंड है, बुद्धि के एक ही खंड है, बुद्धि के और खंड नहीं। खंड तत्व कारक सब वही चीज़ें हैं, खंड हो तत्व हो कारक हो इकाई हो सब वही चीज़ें हैं। कहने का सबका एक ही तात्पर्य है कि बुद्धि अविभाज्य इकाई है, बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते हैं। नाम बदले हैं लेकिन अर्थ, शब्दों के अर्थ शब्द जरूर बदले हैं उसके नाम के, लेकिन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है कि हम बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। देखो सबसे प्राचीन का मतलब हम ही अभी बताए हैं कि ये पहला सिद्धांत था बुद्धि के क्षेत्र में आया। इसका मतलब ये सबसे पहले अगर कोई सिद्धांत, बुद्धि का कोई सिद्धांत आया था तो वो पहला सिद्धांत यही सिद्धांत था, एक कारक या एक तत्व या एक खंड का सिद्धांत। समझ में आई बात? ये बुद्धि के क्षेत्र में आया, पहला बुद्धि का सिद्धांत था, इसीलिए कहा गया ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। कहा क्या गया? ये सत्य भी तो है, जो सबसे पहले आएगा वही तो सबसे प्राचीन रहेगा आगे चलकर। तो ये बुद्धि का सबसे प्राचीन क्या है? सिद्धांत है। फिर देखो ये बुद्धि का पहला सिद्धांत, बिल्कुल वही सेम बात, पहला जो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, देखो एकदम सेम बात। जो सबसे पहले आएगा वो प्रथम में रहेगा और आगे चल के वही तो सबसे प्राचीन रहेगा। तीसरा लिखे हैं इसके प्रतिपादक, देखो सबसे ध्यान लगा के देखना, इसके जो प्रतिपादक हैं वो अल्फ्रेड बिने हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक कारक बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो क्या बताओगे? अल्फ्रेड बिने। बताओ एक कारक बुद्धि का जो सिद्धांत था उसके प्रतिपादक कौन है? कहोगे सर अल्फ्रेड बिने। कहो किस पे गोला बनाओगे? अल्फ्रेड बिने पर। तो एक कारक बुद्धि के सिद्धांत, जो एक कारक बुद्धि का जो सिद्धांत आया उसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने थे। इतना याद रखना, एक कारक बुद्धि का जो सिद्धांत था उसके प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने साहब थे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलिए हम पांचवा पॉइंट देखते हैं। देखो इसके प्रावर्तक भी अल्फ्रेड बिने थे। अब देखो दो चीज़ है, प्रतिपादक और प्रावर्तक, हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला चीज है प्रतिपादक और प्रावर्तक। देखो क्या होता है, प्रतिपादक क्या है? जिसने जो पहली बार दिया जाए, जिसने पहली बार दिया हो, जो पहली बार दिया हो, जो बार दिया हो, हम इसके सापेक्ष समझा रहे हैं। और प्रावर्तक जो आगे बढ़ाए, जो आगे बढ़ाए। देखो प्रतिपादक है ये सिद्धांत जिसने पहली बार दिया, ये सिद्धांत जिसने पहली बार दिया वो तो इसका प्रतिपादक है। लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति ने सिद्धांत तो दे दिया लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाए, उसको आगे बढ़ा नहीं पाए। फिर कोई दूसरा वैज्ञानिक आया, कोई दूसरा बंदा आया और उस सिद्धांत को एकदम शेष पर पहुंचा दिया। तो प्रतिपादक वो है जो पहले, जिसने पहले इसको दिया था, और प्रावर्तक वो है जो इसको आगे बढ़ाया है। तो प्रावर्तक और प्रतिपादक में बस इतना सा अंतर है। प्रतिपादक वो इंसान है, वो बंदा होता है जो पहली बार किसी चीज को दे, जो उत्पन्न करे। और प्रतिपादक, प्रावर्तक क्या है कि उस चीज को, उस सिद्धांत का कुछ भी हो जो पहली बार दिया है किसी ने, उसको आगे बढ़ाए। तो ये क्या है? ये क्या है? उसके प्रावर्तक होते हैं। जैसे देखो कोई राजनीतिक पार्टी ले, उसकी स्थापना तो किसी और ने की लेकिन वो पार्टी आगे चल के ख़त्म हो गई, वो पार्टी आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन फिर कोई बंदा उसका अध्यक्ष बना, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। अब उस बंदे ने उस पार्टी को ले जाकर शिखर पर पहुंचा दिया, उस पार्टी को शिखर पर पहुंचा दिया। तो यहाँ उसका प्रावर्तक होगा वो बंदा जो शिखर पर ले गया, और जो इसके प्रतिपादक वो होगा, ये संस्थापक वो होगा जिसने पहली बार ये पार्टी बनाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे सॉरी, मुझको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रावर्तक और प्रतिपादक समझ गए ना? प्रावर्तक, प्रतिपादक जिसने पहली बार दिया,
प्रावर्तक, देखो प्रतिपादक जिसने पहले बार दिया, प्रावर्तक जिसने आगे बढ़ाया। अब देखो इसमें क्या है ना, सबसे कमाल की चीज़ें तो यही है, यहाँ पर लिखी गई हैं, इसके प्रावर्तक भी अल्फाबेट बिने थे। अब यहाँ देखो यही बात है कि यहाँ ये सिद्धांत भी बिने ने दिया और इस सिद्धांत को आगे भी बिने ने बढ़ाया। तो यहाँ सीधी सी कहने की बात यह है कि इस सिद्धांत को, जो एक तत्व का सिद्धांत था, इसे बिने साहब ने दिया और इसको आगे भी बिने साहब ने ही बढ़ाया। ठीक है, तो प्रतिपादक और क्या है प्रावर्तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद है बढ़िया से समझाया है। अब देखो आगे देखो, अब लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ अनुसार लिखना था, यहाँ अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार दिख रहा ना, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सिर्फ एक मिनट, इस लाइन को हम फिर से लिख दे रहे हैं। देखो अब ठीक है, देखो इसके अनुसार, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सिर्फ एक तत्व है, बुद्धि सिर्फ एक तत्व है। वही बात जो भी समझाए थे, बुद्धि एक तत्व है, अर्थात हम बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते हैं भैया, बुद्धि को हम बांट नहीं सकते हैं, ठीक, विभाजित नहीं कर सकते हैं। वह अविभाज्य इकाई है, जो विभाजित ना हो, ये मानी बात है, वही तो अविभाज्य होगा। तो ये वाली पॉइंट सबसे हम कह सकते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है इस सिद्धांत का, कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक तत्व है, हम बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते हैं, बुद्धि अविभाज्य इकाई है। ये कौन सा सिद्धांत कह रहा है? एक तत्व या एक कारक का सिद्धांत कह रहा है। ठीक है, इसी सिद्धांत के अनुसार, और सिद्धांत के अनुसार नहीं तो ये रट्टा मार लो कि बुद्धि अविभाज्य इकाई है। बुद्धि अविभाज्य इकाई नहीं है, बुद्धि को विभाजित कर सकते हैं। तुम्हें सोचो यार, मान लो हम मैथ में तेज हैं, हमारे दिव्यांश सर जो हैं वो बायो में तेज हैं, वो बायो के टीचर हैं, मैथ के हैं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, वो बायो पढ़ा रहे हैं। अब हम बायो में तो एकदम जीरो हैं, हम बायो में एकदम जीरो हैं। अगर हमारी बुद्धि दिव्यांश सर के जैसी होती, या हम और दिव्यांश सर की बुद्धि एक ही होती, तो हम मैथ में भी तेज होते, हम बायो में भी तेज होते, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर समझो, बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि बुद्धि एक ही तत्व नहीं है। अब जैसे मान लो हम मैथ के टीचर हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, हमारे दिव्यांश सर जी हैं वो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हम दोनों की बुद्धि एक जैसी होती तो हमें जितना दिव्यांश सर जी को बायोलॉजी आता है उतना हमें भी बायो आता, और जितना हमें मैथ आ रहा है उतना ही हमारे दिव्यांश सर को मैथ आता। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की बुद्धि सेम होती तो हम दोनों सेम होते, इसीलिए बुद्धि को विभाजित कर सकते हैं। बुद्धि एक कारक नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत यही कह रहा है कि बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धांत की माने तो हम और दिव्यांश सर जी एक जैसे हैं, लेकिन ये बात गलत है, हम दिव्यांश सर एक जैसे नहीं हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, बताओ। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट देखो, बुद्धि सिद्धांत को देखो, इस सिद्धांत को बिने की मृत्यु के बाद, देखो बिने साहब की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि एक कारक का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? बिने साहब, अल्फ्रेड बिने की मृत्यु के बाद। तो आप यहाँ पर जो आंसर देंगे वो स्टर्न एवं टर्मन महोदय ने जब बिने साहब की मृत्यु हो गई तो स्टर्न और टर्मन दो ऐसे उनके सहयोगी थे जिन्होंने इस सिद्धांत को, है ना, इस सिद्धांत को क्या हुआ, आगे की तरफ ले गए, इस सिद्धांत को आगे की तरफ ले गए। कौन ले गया? स्टर्न और टर्मन महोदय ने अल्फ्रेड बिने की मृत्यु के बाद इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। समझ में आई बात? तो ये हमारा पहला सिद्धांत हो गया। अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लो या फिर वीडियो रोक के बाद में लिख लेना, ठीक है। तो ये पहला सिद्धांत था, मुझे यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे। बस इस सिद्धांत का जो सार है बस यही है कि बुद्धि
को विभाजित नहीं कर सकते हैं। बुद्धि अविभाज्य इकाई है। बुद्धि सिर्फ एक कारक है, बुद्धि एक ही तत्व है, बुद्धि के सिर्फ एक ही खंड है, बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। यही है इसका सार। और जो वो है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक अल्फ्रेड बिने हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक भी अल्फ्रेड बिने हैं। समझ में आई बात। इस सिद्धांत को आगे टर्मन एवं स्टर्न ने बढ़ाया जब बिने साहब की मृत्यु हो गई तब। बस यही है। इसके 2-3 अन्य नाम भी है, एक कारक का सिद्धांत, एक कारक से एक तत्व का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत। देखो यहाँ पर सिर्फ नाम बदले हैं, लेकिन जो शब्दों के अर्थ वही है। शब्दों के अर्थ या इन नामों के अर्थ वही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका अलग होगा। एक खंड मतलब ये भी सिर्फ एक एक खंड है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। निरंकुश, इस पर कोई अंकुश है नहीं, दूसरा है नहीं, तो इसको डर है नहीं, जो कहे वही हम मान लेंगे। उसके बाद एक कारक, वही एक कारक है, इसके 2 कारक हो नहीं सकते हैं, मतलब ये विभाजित कर नहीं सकते हैं। एक तत्व, वही तत्व, कारक, खंड, सब वही बातें हैं। घूम घुमा के एक ही अर्थ निकल रहा है कि बुद्धि अविभाज्य इकाई है, इस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार। बाकी अब हम दूसरा सिद्धांत लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाएं। अब हम पढ़ेंगे 2 तत्व का सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे 2 तत्व का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे 2 तत्व का सिद्धांत। वैसे जैसे उसको लिखे थे, हम इसके अन्य नाम लिख लेते हैं। पहला इसके अन्य नाम लिखें। इसके अन्य नाम में पहला जो होगा हमारा दो कारकीय सिद्धांत। दूसरा है ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। अब देखो, इसमें हम लिख लेते हैं, पहले लिख लें फिर, है ना। ठीक, लिखो।
लिखिए, है ना, मेरे साथ लिखते रहिए, मैं समझा दूंगा। दिखाई दे रहा है, विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इतने पॉइंट हो गए। अब और पॉइंट में लिखा रहा हूँ। ठीक है, तुम सब लोग लिखते रहो ना, 65वां नंबर देखो। किया गया है। ठीक है, पहला है यस कारक, नंबर 2 है जी कारक। दो खंडों या, ठीक है, ये जो होता है ये अर्जित कारक होता है। ये अर्जित कारक है, ये जन्मजात है। ठीक, ये जन्मजात कारक है। एक पॉइंट इसमें लिख देते हैं बस, और ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इसे को हम विशिष्ट कारक भी कह सकते हैं। विशिष्ट कारक है ना, इसी को सामान्य कारक, विशिष्ट और सामान्य कारक में हम विभाजित कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, ये है लिखो यहाँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखने दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ लिखो रुक जाओ, लिख रहे हैं। अर्जित बुद्धि का आधार दिखाई दे रहा है ना, जो थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना। अर्जित, यहाँ रुक जाओ, अर्जित बुद्धि का आधार जन्मजात बुद्धि होती है। जन्मजात बुद्धि होती है। ठीक है, बस। और बुद्धि होती है, बुद्धि होती है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अब मैं समझा रहा हूँ।
ये वाला देखो, अब समझो, अब लिख दिया है मैंने, अब सिर्फ और सिर्फ समझना है। अब देखो इस सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है अब समझेंगे हम, बहुत आराम से इत्मीनान के साथ समझेंगे। देखो लिखा है दो तत्व, हमने एक तत्व बताया था, एक तत्व में ये बताया था कि बुद्धि को विभाजित नहीं कर सकते हैं, और द्वितत्व में ये है कि बुद्धि को दो भागों में बांट सकते हैं। इतनी सी बात है। एक तत्व सिद्धांत ये कह रहा था कि बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और दो तत्व का सिद्धांत ये कह रहा है कि हम बुद्धि को दो भागों में सिर्फ दो भागों में। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लिखेंगे इसके अन्य नाम, जैसे वहाँ एक तत्व एक कारक एक खंड एक, मतलब हाँ एक खंड एक तत्व एक कारक का सिद्धांत था, वैसे यहाँ भी है दो, देखो दो कारक के सिद्धांत दो खंड का सिद्धांत। मतलब जब वहाँ विभाजित नहीं कर सकते थे तो वहाँ सब एक एक था, क्योंकि दो था ही नहीं कहीं। यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो यहाँ दो कारक के सिद्धांत और दो खंड का सिद्धांत हो जाएगा मेरे भैया। ठीक है, इतनी बात समझ गए ना। अब जो समझने वाली बात हम यहाँ आते हैं। देखो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन साहब हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। किसके? द्वितत्व कारक के बुद्धि के सिद्धांत कौन है? स्पीयरमैन है। और एक कारक बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। अब देखो बुद्धि के सभी सिद्धांत की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। क्यों? सबसे मेन पॉइंट है क्यों? क्योंकि जितने भी सिद्धांत बाद में आए ना, सब में बुद्धि को विभाजित इकाई बताया गया है। जितने भी सिद्धांत आए इसके बाद में, उसमें बुद्धि को विभाजित इकाई बताया गया। ये पहला सिद्धांत था जिसमें बुद्धि को विभाजित इकाई बताया गया, क्योंकि इससे पहले जो सिद्धांत आया था वो एक तत्व एक कारक एक खंड का सिद्धांत था, जिसमें बुद्धि को विभाजित इकाई नहीं बताया गया था। ये पहला सिद्धांत था, ये द्विकारक जो बुद्धि का सिद्धांत है, ये पहला सिद्धांत था जिसमें बुद्धि को एक विभाजित इकाई बताया गया। इसीलिए आगे जितने भी सिद्धांत आए बुद्धि के, वो सभी सिद्धांतों की ये नींव मानी जाती है कि जितने भी सिद्धांत आए वो सारे सिद्धांत इसी आधार पर आए, क्योंकि इसमें बुद्धि को विभाजित इकाई बताया गया था। बाकी जितने सिद्धांत बाद में आए, इस सिद्धांत के बाद में आए, वो सभी सिद्धांत जो आए उसमें बुद्धि को विभाजित इकाई बताया गया है। ठीक है, इसीलिए बुद्धि के सभी सिद्धांत की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? हमने बताया कि ये पहला सिद्धांत था जिसमें बुद्धि को एक विभाजित इकाई बताया गया। देखो यहाँ पर लिखे भी हैं, यह बुद्धि का प्रथम सिद्धांत था जिसमें बुद्धि को एक विभाजित इकाई बताया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए दुनिया का पहला बुद्धि का सिद्धांत, तो हम लगाएंगे एक तत्व का एक कारक का या एक खंड का सिद्धांत, या दुनिया का पहला सिद्धांत जिसमें बुद्धि को विभाजित इकाई बताया गया है, तो हम दो तत्व का सिद्धांत लगाएंगे। टिक, यही हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो लिखा है इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने सर्वप्रथम बताया कि बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। देखो सबसे मेन पॉइंट है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है, या बुद्धि एक विभाजित इकाई है? तो किसने? सर्वप्रथम स्पीयरमैन ने बताया था। किसने बताया था? स्पीयरमैन ने, है ना। सर्वप्रथम किसने बताया कि बुद्धि एक विभाजित इकाई है? तो कहोगे सर स्पीयरमैन ने बताया था। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि बुद्धि एक विभाजित इकाई है? तो कहोगे सर सर्वप्रथम स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि एक विभाजित इकाई है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। उसके बाद देखो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को दो खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है यश कारक, उस जैसे हम विशिष्ट कारक कह सकते हैं। दूसरा जी कारक जो सामान्य कारक है। देखो यश फैक्टर और जी फैक्टर, यश फैक्टर और कारक लिखना है, कारण लिख दिए, सॉरी कारक लिखना है, कारक लिखिए यहाँ कारक। तो द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, या दो कारकों में, या दो खंडों में, या दो तत्वों में। वो दो तत्व कौन कौन से होंगे, दो खंड कौन कौन से होंगे, या दो कारक कौन कौन से होंगे? तो पहला यश कारक जो जन्म अर्जित होता है, यश कारक हमारा अर्जित होता है, और इसी को हम विशिष्ट कारक कहते हैं। इसी को हम विशिष्ट कारक जो बाद में किसी इंसान के अंदर आता है, जो जन्मजात नहीं होता, जो बाद में किसी के अनुसार होता है, जो अर्जित किया जाता है, वो हमारा विशिष्ट होता है। जैसे भी हम समझा रहे हैं,
जी कारक जन्मजात कारक, जी कारक जो होता है वो जन्मजात होता है। जी कारक जो बुद्धि है वो जन्मजात बुद्धि है, इसको अर्जित नहीं किया गया है ना, इसे विशिष्ट नहीं है, ये जन्मजात है, ये हमारे सामान्य बुद्धि है जो सभी लोगों में पाई जाती है। अब देखो अर्जित सिद्धांत, अभी हम इसको इस 2 पॉइंट को हम समझा रहे हैं। यहाँ देखो अर्जित है, देखो अर्जित बुद्धि का आधार जन्मजात बुद्धि होती है। देखो समझो यार, हम कुछ चीज़ें अर्जित करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक 5 संख्या, हमारे पास 5 रुपया है, हमारे पास 5 रुपया है। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 में 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 5 में है ना 20 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। इसका मतलब जब हमारे पास कुछ रहेगा तभी तो हम बढ़ाएंगे, कुछ बढ़ेगा हमारा। जैसे मान लो हमने एक बिजनेस शुरू किया, तो हम कुछ पूंजी लगाएंगे, कुछ धन लगाएंगे, तभी तो हमारी आमदनी होगी, तभी तो हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। समझो, जब हमारे पास पूंजी ही नहीं है, हमने कुछ पूंजी लगाया नहीं, हमने धंधा शुरू ही नहीं किया, बिजनेस शुरू ही नहीं किया, तो कहाँ से यार हम आमदनी कमाएंगे, कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ से हमारा बिजनेस खड़ा होगा, डेवलप होगा, तुम ही सोचो। तो वही होता है, जो हमारा आधार है, जो हमारा मूल है, ये मूल तो हमारा क्या है, जन्मजात सामान्य बुद्धि हमारा मूल है। हम इसी का उपयोग करके और चीज़ें अर्जित करेंगे। देखो जैसे मान लो हमारी जन्मजात बुद्धि है बोलना, हमारी जन्मजात बुद्धि है बोलना। जैसे हम सब बोलते हैं, बताओ दुनिया का हर इंसान बोलता है, सब बोलते हैं, तो ये जन्मजात बुद्धि है बोलना, बातें करना। लेकिन इसी के माध्यम से हमने एक सिंगिंग सीख ली, हमने गाना सीख लिया, ये अर्जित बुद्धि है। हम बोलना जानते थे लेकिन हमने गाना सीख लिया, ये गाना तो अर्जित है लेकिन बोलना जन्मजात है। बोलो समझे कि नहीं। अच्छा, तो बोलने के लिए कोई प्रशिक्षण लिया जाता है, कहीं बोलने के लिए कोई प्रशिक्षण लिया गया होगा। जैसे हम जब पैदा हुए तो कुछ दिन बाद हम बोलने लगे, तो ये कहीं सीखे थोड़ी ना है। हाँ, क्या बोलना है ये ज़रूर सीखे हैं, लेकिन बोलना थोड़ी ना सीखे हैं, क्या बोलना है ये सीखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बोलना होता है, बोलने की क्रिया जो है जन्मजात है, लेकिन हमने गाना सीखा, हमने इंग्लिश बोलना सीख लिया, हमने हिंदी बोलना सीखा, हमने मराठी, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जितनी भाषाएं सब बोले, तो भाषाएं अर्जित की हैं हमने। हम जब पैदा हुए तो हिंदी बोल रहे थे, मान लो जब हम पैदा हुए कुछ दिन बाद हमारी भाषा मातृभाषा क्या, हमारे आसपास की जो भाषा थी हिंदी, हम हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन फिर हम कुछ दिन बाद अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, तो हमने अच्छी इंग्लिश सीखी, हमने वहाँ इंग्लिश बोलने लगी। तो जो इंग्लिश है वो विशिष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको अर्जित किया है। लेकिन हमारी मूल क्या है, हमारा मूल क्या, हिंदी, तो हम उसका प्रयोग करके ही तो इंग्लिश सीखे हैं। बताओ, इतनी बात आई समझ में। तो द्वित तत्व कारक के अनुसार हम बुद्धि को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है यस कारक या यस फैक्टर, यहाँ यस फैक्टर या यस कारक, जिसे हम विशिष्ट कारक भी कहते हैं। दूसरा है जी कारक या जी फैक्टर, जिसे हम सामान्य कारक भी कहते हैं। अब इतनी बात आई समझ में। उसके बाद ये वाली देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देना। अर्जित बुद्धि का आधार जो है वो जन्मजात बुद्धि है। अर्जित बुद्धि का जो आधार है वो जन्मजात बुद्धि है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को और समझाऊंगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो हम चलना जानते हैं, हमारा चलना तो जन्मजात क्रिया है, लेकिन फिर हमने साइकिल सीख ली, हम पैर हिलाना, पैर चलाना जानते हैं, लेकिन फिर हम बड़े हुए तो हमने साइकिल सीख ली। अब जो साइकिल सीखी है, साइकिल सीखने का जो कौशल है ये हमने अर्जित किया है, लेकिन चलना क्या है, चलना तो हम शुरू से ही चल रहे थे ना, हम 2 साल के 1.5 साल के तभी से चलना सीखने लगे थे, हम चल रहे थे, हम पैर चला रहे थे भाई, लेकिन साइकिल चलाना नहीं सीखे थे। तो हमने साइकिल चलाना सीखा, फिर आगे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आज हम कार चला रहे हैं। हो सकता है हम किसी दिन पायलट बन जाएं, है ना, जहाज़ें उड़ाएं। तो ये सारी चीज़ें अर्जित की जाएंगी। हमने मोटरसाइकिल, बताओ हम 1.5 साल के थे, 2 साल के थे तो मोटरसाइकिल चला लेते थे, नहीं चला लेते थे। बाद में हमने मोटरसाइकिल सीखा, हमने अर्जित किया। तो ये अर्जित है। जो अर्जित कारक हमारा होता है वो विशिष्ट बुद्धि होता है। जो हम अर्जित करते हैं भैया वो विशिष्ट होता है, तो इसीलिए इसे विशिष्ट कारक या अर्जित कारक कहा गया। और जो हमारा जी कारक होता है, जी कारक हमारा सामान्य बुद्धि है, सब में पाई जाती है। समझो, इतनी बातें आई समझ में। बोलो, अगर ना आई हो समझ में तो बताओ। इसका भी सार हम आप लोगों को बता रहे हैं। इस बुद्धि के अनुसार बुद्धि को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है यस कारक या यस फैक्टर, जिसे को हम विशिष्ट कारक कहते हैं, विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। दूसरा जी कारक या जी फैक्टर,
जिससे जो जन्मजात होती है और जिसे हम सामान्य कारक कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जन्मजात बुद्धि है, जी कारक यस कारक या दोनों इनमें से कोई नहीं, तो हम जी कारक पे मारेंगे, ठीक है, टिक लगाएंगे, जी कारक पर के सामने गोला बना देंगे, जी कारक वाला जो गोला होगा उसको हम भर देंगे, ठीक है। इतनी बात है समझ में। अब देखो यहाँ लिखे, फिर वही है कि अर्जित बुद्धि जो हमारी होती है उसका आधार हमारा जन्मजात बुद्धि ही होती है। तो ठीक है साथियों, आज हमने दो सिद्धांत पढ़े हैं। फिर ऐसे करके 3-4 जितने भी सिद्धांत हैं जो इम्पॉर्टेंट हमारी परीक्षा की दृष्टि के लिए, विशेषकर यूपी टेट, सुपर टेट या रीट जो एग्जाम होती हैं हम उसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।